देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, ठीक है। अब आरबीआई इसको बनाता है, ध्यान रखिएगा, हर एक कंट्री में ये बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया जाता है क्योंकि हर एक कंट्री ही बाहर से सामान लेकर आती है और बाहर सामान बेचती है। तो हर देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्रिएट करता है, ठीक है। अब हम तो नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ व्यापार कर रहे हैं, अलग अलग मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं, तो अगर अलग अलग करेंसीज में हम उसके आंकड़ों को लिखेंगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आरबीआई एक काम करता है कि सारे ट्रांजैक्शंस को वो डॉलर में चेंज कर लेता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितने भी हमारे आंकड़े होते हैं उनको डॉलर में ही एक्सप्रेस किया जाता है। थर्ड थिंग इज दैट कि जितने भी कंट्रीज का ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो उनके सेंट्रल बैंक बनाते तो हैं ही, साथ में बनाने के बाद एक इंटरनेशनल संस्था है जिसका नाम है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो सारे कंट्रीज के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं वो आईएमएफ को सबमिट भी किए जाते हैं। एक और प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, वो आप ध्यान रखिएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, रिकॉर्ड है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शंस का, कितना पैसा बाहर गया कितना पैसा अंदर आया। तो हो सकता है कि ज्यादा पैसा अंदर आया हो, कम पैसा बाहर गया हो, या हो सकता है कि अंदर कम पैसा आया हो बाहर ज्यादा चला गया हो, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं हम उनको सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तरह के ट्रांजैक्शन जो है वो करंट अकाउंट में लिखते हैं और दूसरे तरह के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस जो कंट्री टू कंट्री हो रहे हैं और एक साल से कम समय में पूरे हो जा रहे हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में लिखते हैं। और ऐसे ही जो ट्रांजैक्शन लॉन्ग टर्म होते हैं उनको हम कहां लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। जो लंबे समय तक रहते हैं और पूरे चलते रहते हैं उनको हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में। विजिबल ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, देखिए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, नाम से क्लियर है, ऐसे ट्रांजैक्शन जो हमें दिखाई दें। अब हमारे यहाँ कोई गुड्स आएंगे, कुछ माल आएगा तो दिखाई देगा, उसके बदले पैसा जाएगा, हमको पता है, या कुछ माल हम भेजेंगे तो जाता हुआ दिखाई देगा, उसके बदले पैसा आएगा। तो जितना भी हम लोग गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उस गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अगेंस्ट जो भी पेमेंट आता और जाता है वो विजिबल अकाउंट में लिखा जाता है। हम कुछ माल इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा, हम कुछ माल एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, समझ गए। तो उसको हम यहां पर लिखते हैं विजिबल अकाउंट में। क्लियर। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में दोस्तों पूछे जाते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस अकाउंट में ऐड होगा, तो ध्यान रखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, केवल गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विस की नहीं। केवल हम गुड्स बेचेंगे या गुड्स लाएंगे तो वो हमारे कहां ऐड होंगे, मर्चेंडाइज अकाउंट में, यानी विजिबल अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो पैसा कंट्री में आता है उसको हम लिखते हैं क्रेडिट, और जो पैसा कंट्री में से बाहर जाता है उसको हम लिखते हैं डेबिट। यहीं पे एक और टर्म होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसे शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग बीओटी। तो जब भी आपसे बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो वो क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट गुड्स, इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, बीओटी, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। जब इंपोर्ट हमारा ज्यादा है तो हमेशा कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो हमारा जो बीओटी है वो कैसा रहता है, निगेटिव रहता है। निगेटिव क्यों रहता है, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है उसकी वैल्यू कैसी है, ज्यादा है, और एक्सपोर्ट की वैल्यू हमारी कैसी होती है, कम होती है। हम माल मंगा रहे हैं ज्यादा, माल बेच रहे हैं कम। अब जब ज्यादा माल मंगा रहे हैं तो ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, और कम माल बेच रहे हैं तो कम पेमेंट आएगा, यानी पेमेंट जा रहा है ज्यादा, आ रहा है कम। इसका मतलब इस वाले अकाउंट को केवल देखें तो इस वाले अकाउंट में हम कैसे हैं, नुकसान में हैं, ठीक है ना। जा रहा है पैसा ज्यादा, आ रहा है कम, तो हम कैसे हैं, नुकसान में हैं। नुकसान को हम यहां पर लिखते हैं डेफिसिट, ध्यान रखिएगा, डेफिसिट, ठीक है, डेफिसिट। तो हमारा जो विजिबल अकाउंट है ये हमेशा कैसा रहता है, डेफिसिट में रहता है। हालांकि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि ये डेफिसिट में ना रहे, उसके लिए सरकार बहुत तेजी से अपना इंपोर्ट घटा रही है,
बहुत तेजी से डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा रही है और बहुत तेजी से एक्सपोर्ट पर भी ध्यान दे रही है। आपने देखा होगा लगातार कि गवर्नमेंट क्या करे, मेक इन इंडिया हमने शुरू करा 2014 में। उसका मकसद क्या था, कंट्री में सामान बनना शुरू हो जाए, ठीक है। इसके अलावा पीएलआई स्कीम हमने शुरू करा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसका भी मकसद ये था कि अपने कंट्री में माल बनना शुरू हो जाए, ठीक है ना। सरकार यही बोले कि यहां पे माल बनाइए, एक्सपोर्ट मत कीजिए, ओ सॉरी इंपोर्ट मत कीजिए, ठीक है ना। और एक्सपोर्ट को अलग हम बढ़ा ही रहे हैं ताकि हमारा जो डेफिसिट है ये सही हो जाए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इनविजिबल अकाउंट की बात करें, इसमें हम कौन से ट्रांजैक्शंस को ऐड करते हैं? तो देखिए याद कर लीजिए, सर्विस, इनकम और ट्रांसफर्स, अगर इनके लिए कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो उसको हम इनविजिबल अकाउंट में ऐड करते हैं, ठीक है। कैसे? सर्विस, अगर हम कोई भी सर्विस बाहर के देशों को प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विस, एजुकेशन सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर के देशों को, तो उसके बदले क्या मिलेगा? हमको पेमेंट मिलेगा। और अगर हम विदेशी देशों के कोई विदेशों की कोई भी हम सर्विस ले रहे हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो सर्विस सेक्टर में हम सर्विस दे रहे हैं ज्यादा, ले रहे हैं कम। जब सर्विस दे रहे हैं ज्यादा तो पेमेंट ले रहे होंगे ज्यादा, और सर्विस ले रहे हैं कम, इसका मतलब पेमेंट दे रहे होंगे कम। यानी केवल सर्विस अकाउंट में देखें तो हमारे पास बाहर से, विदेशों से पेमेंट आ रहा है ज्यादा और जा रहा है कम। इसका मतलब यहां पे हम कैसे हैं? फायदे में हैं। तो फायदे को लिखा जाता है सरप्लस, सर प्लस। नाउ नेक्स्ट इनकम, अगर फैक्टर इनकम की बात करें तो इनकम जो भी हम दे रहे हैं और ले रहे हैं वो यहां पे ऐड होती है। कैसे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेशों के हैं और भारत में नौकरी करते हैं, तो भारत में उनको सैलरी मिलता है, वो सैलरी लेके चले जाते हैं। बहुत सारे भारतीय लोग हैं जो विदेशों में नौकरी करते हैं, उन्हें वहां पर सैलरी मिल रहा है, वो सैलरी लेकर आ जाते हैं। सेकंड, बहुत सारे विदेशी लोग हैं जिनका भारत में इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट पर उन्हें हर साल डिविडेंड मिलता है, वो लेके चले जाते हैं। और ऐसे भारत के बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाकर क्या है, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका डिविडेंड उन्हें मिल जाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो भारत के बहुत सारे लोग विदेशों में कई सारे लोगों को लोन देते हैं, उसका इंटरेस्ट भारत में आता है। और बाहर से भी कई लोगों ने हमको लोन दे रखा है जिसका इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है। इस अकाउंट में भी हमारा पैसा जा रहा है ज्यादा और आ रहा है कम। नाउ लास्ट वन इज ट्रांसफर। जब भी हमें किसी भी पेमेंट के बदले कोई भी गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज नहीं करना होता, तब हम ऐसे पेमेंट को ट्रांसफर्स कहते हैं। तो बहुत सारे हमारे लोग बाहर काम करते हैं जो हमारे लिए गिफ्ट्स भेजते हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो हमें ग्रांट देती हैं, बहुत सारे रेमिटेंसेस हमको मिलते हैं। तो यहां भी हम कैसे हैं दोस्तों? यहां भी हम लोग सरप्लस में हैं। अब इनविजिबल अकाउंट में यहां देखिए सरप्लस, यहां देखिए डेफिसिट, यहां देखिए सरप्लस। जो हमारा करंट अकाउंट है ये हमेशा कैसा रहेगा? डेफिसिट में रहेगा, और उस डेफिसिट को हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारा जो करंट अकाउंट है वो कैसा रहता है? वो हमारा डेफिसिट में रहता है। इसका मतलब हम माल और सर्विस खरीद ले रहे हैं ज्यादा और उसका पेमेंट करने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा कम पड़ रही है। अब ऐसे में क्या करा जाए? तो वही काम मैंने बताया था कि या तो हम भाई एक्सपोर्ट बढ़ाएं, अपना यहां से एक्सपोर्ट बढ़ाएं तो विदेशी मुद्रा आएगी हमारे पास खूब सारी। अब उसको एकदम तो बढ़ा नहीं सकते। दूसरा, हम उधार लेकर आ जाएं, और तीसरा इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाएं, ठीक है ना। तो इस घाटे को पाटने के लिए ही, इस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए ही हम कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात की मैंने, तो इन्वेस्टमेंट हम लेके आते हैं। इन्वेस्टमेंट मेनली दो टाइप का यहां पर रहता है, एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और एफआईआई का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एफडीआई का मतलब होता है फिजिकल इन्वेस्टमेंट। जब कोई विदेशी इंसान यहां पर आए और यहां पर फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करे, जमीन खरीदे, प्लांट लगाए, मशीनरी लगाए, ऐसा कोई काम करता है, तब वो एफडीआई के अंतर्गत आ जाता है। सेकंड, जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट होता है वो उसकी एक लिमिट भी है 10% से ऊपर की। मतलब जब भी कोई विदेशी व्यक्ति या संस्था या कोई कंपनी भारतीय किसी कंपनी में या किसी व्यक्ति के साथ उसकी कंपनी में 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करती है, तब उसे एफडीआई की श्रेणी में हम लोग मान सकते हैं। ये तो बेसिक इसकी चीजें मैंने बताई हैं आपको, वरना और भी चीजें। एफआईआई की बात करें, है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, तो ये वो लोग होते हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, जो किसी भी कंपनी में, हमारे भारत देश की किसी भी कंपनी में 10% या उससे नीचे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। 1%, 2%, 3% कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, एफआईआई जो होते हैं ना, ये किसी फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये तो शेयर बाजार के थ्रू
शेयर मार्केट के थ्रू या अन्य किसी विधान से हमारे कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं। समझ गए? अब अपने अपने देश में बैठे हुए उन्होंने क्या करा, शेयर मार्केट के थ्रू ऑनलाइन हमारे देश कंपनियों के शेयर खरीद लिए। शेयर खरीद लिए तो इन्वेस्टमेंट आ गया। क्लियर हो गया? ऐसा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एफआईआई का होता है। क्लियर? अब यहीं पे आपको समझ में आ रहा है कि मोर स्टेबल हमारा कौन सा है, एफडीआई। जिस व्यक्ति ने एफडीआई इन्वेस्टमेंट किया है उसने यहाँ पे जमीन खरीदा होगा, प्लांट लगाया होगा, मशीन लगाया होगा, 10% से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब वो आसानी से अपना इन्वेस्टमेंट बाहर लेकर नहीं जा सकता, वो यहाँ पर रहेगा, लंबे समय तक रहेगा। ठीक है? तो एफडीआई इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। एफडीआई इन्वेस्टमेंट कैसे होते हैं, लो रिस्क वाले होते हैं। एफडीआई इन्वेस्टमेंट कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं बल्कि स्टेबल होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और वॉलेटाइल नहीं होते हैं, है ना। एफआईआई में जस्ट अपोजिट है। एफआईआई कैसे होंगे, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी होंगे, वॉलेटाइल होंगे, रिस्क इनमें कैसा होगा, ज्यादा होगा, और ये लॉन्ग टर्म नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे। जैसे प्रॉफिट मिलेगा या जैसे खतरा लगेगा तुरंत वो इन्वेस्टर शेयर बेच के निकल जाएगा। समझ गया? ऐसा कहानी यहां पर है, तो आपको ध्यान में आया। तो सरकार यही प्रयास करती है कि भाई एफडीआई और एफआईआई के माध्यम से देश में खूब सारा विदेशी मुद्रा इन्वेस्टमेंट हो। विदेशी मुद्रा इन्वेस्टमेंट होगा तो यहां पर जो घाटा चल रहा है उसको पाटने में सरकार को हेल्प मिलेगा। ठीक है? क्लियर होगी बात? सेकंड, लोन। अब लोन भी दोस्तों दो तरीके का होता है। ठीक है? एक होता है हमारा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, और एक होता है इंटरनल कॉमर्शियल बोरोइंग। ठीक है ना? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग मतलब बाहर से हम लोन लेके आ रहे हैं या बाहर वालों को लोन दे रहे हैं। इंटरनल कॉमर्शियल बोरोइंग का मतलब अंदर आपस में ही लोन दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं। समझ गए? बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम केवल क्या करते हैं, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग की बात कर लेते हैं। बाहर से लोन लेकर आ रहे हैं तो वो लोन का अमाउंट कहां ऐड होगा, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है? लेकिन अगर बाहर के देशों में हमने कोई लोन दिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो इंटरेस्ट कहां ऐड होगा, यहां होगा। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए बाहर के देशों में लोन दे रहे हैं तो पैसा जा रहा है, वो लोन का अमाउंट कहां ऐड होगा, कैपिटल अकाउंट में, निगेटिवली ऐड होगा। और अगर मान लीजिए हम किसी देश को इंटरेस्ट दे रहे हैं पहले के लोन का तो वो इंटरेस्ट कहां से घट जाएगा, यहां से घट जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट हम ले रहे हैं या दे रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कहां ऐड होगा, यहां ऐड होगा। ठीक है? अगर इन्वेस्टमेंट बाहर के देशों में हम कर रहे हैं तो निगेटिवली ऐड होगा, अगर बाहर के देश हमारे यहां कर रहे हैं तो पॉजिटिवली ऐड होगा। इस इन्वेस्टमेंट का जो डिविडेंड है, जो प्रॉफिट है, वो जब हम देते हैं या लेते हैं तो कहां ऐड होता है, यहां पर ऐड होता है। क्लियर हो गया? इन्वेस्टमेंट के मामले में हम कैसे हैं, सरप्लस में हैं। क्यों? हम लोग बाहर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं लेकिन बाहर के लोग हमारे यहां बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले मामले में हम कैसे हैं दोस्तों, सरप्लस में हैं। इसी प्रकार लोन के मामले में भी हम सरप्लस में हैं क्योंकि हम लोन लेते ज्यादा हैं और देते कम हैं, तो यहां भी हम लोग सरप्लस में हैं। ठीक है? फिर तीसरा हमारे पास आया बैंकिंग कैपिटल। अब बैंकिंग कैपिटल क्या चीज है, तो बहुत सारे हमारे एनआरआई लोग हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो बाहर के देशों में रहते हैं। ठीक है? जब बाहर के देशों में रहते हैं तो हमने उनसे एक सौदा कर रखा है, एक उनके लिए सुविधा दे रखी है। क्या? हमने उनको एक अकाउंट खुलवा के दे रखा है, FCNR अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ठीक है? अब ये जो अकाउंट होता है ना, तो हमने क्या करा है, ये फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी अकाउंट बनाया है, और जो भी हमारे एनआरआई हैं उनसे कहा है कि भाई तुम्हारी जो भी कमाई हो अपने डॉलर में वो कमाई इस वाले अकाउंट में जमा कर दो। जमा कर दोगे तो हम तुम्हें बहुत सारे फायदे देंगे, है ना। 5 साल के लिए कम से कम जमा करना है तो हम तुम्हें ब्याज भी देंगे, इंडिया में और बहुत सारी सुविधाएं भी देंगे, ऐसा हमने उनको लालच दिया है। तो बहुत सारे एनआरआई जो हैं वो इस माध्यम से हमारे देश में पैसा जमा करते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से पैसा हमारे यहाँ आता है। अब जाहिर सी बात है कि यहां भी हम कैसे होंगे, सरप्लस में होंगे, मतलब हमारे देश में पैसा आ रहा है ज्यादा और हमारे देश से बाहर जा रहा होगा कम। सिंपल सी बात है। अगर इन तीनों अकाउंट को जोड़ दें तो कैपिटल अकाउंट में जो है वो हम कैसे रहते हैं, सरप्लस में ही रहते हैं। ध्यान रखिएगा, हम यहां पर कैसे हैं, सरप्लस में ही रहते हैं। यहां लिख दे रहा हूं मैं, सरप्लस, हम यहां पर सरप्लस में ही रहते हैं। ठीक है ना? यानी कैपिटल अकाउंट में सरप्लस में है और करंट अकाउंट में डेफिसिट में है, और इस तरीके से हम अपने डेफिसिट को मेंटेन कर लेते हैं। डेफिसिट का मतलब यह था कि हमारे देश में से डेबिट हो रहा है ज्यादा। सरप्लस की बात करें तो यहां पर जो डेबिट है ये कैसा है, कम, और क्रेडिट कैसा है, ज्यादा। सिंपल। अब इसका मतलब क्या है कि बाहर के लोग हमारे देश में डॉलर भेजने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं कि भैया ले जाओ ले जाओ ले जाओ, या दूसरी भाषा में हमारा माल खूब सारा बिक रहा है, उसके बदले खूब सारा पैसा आ रहा है।
या तीसरी भाषा में हमारे देश में खूब सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, खूब सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है जिससे हमारे पास खूब सारा पैसा आ रहा है, ये तो मतलब है ना। या चौथी भाषा में हमारा इंपोर्ट बिल्कुल कम हो गया, हम इंपोर्ट कर ही नहीं रहे तो पैसा खर्च ही नहीं हो रहा है, पैसा आता जा रहा है, आता, ये तो मतलब है ना। कुल मिला के कहानी यही है कि बहुत सारा, अगर हम एक मुद्रा की बात करें तो डॉलर की बात कर लेते हैं, बहुत सारा डॉलर हमारे देश में आ रहा है, ठीक। जब इतना सारा डॉलर आएगा और इतना सारा डॉलर रुपए में चेंज होगा तो मुझे बताओ रुपए की डिमांड बढ़ रही नहीं बढ़ रही है? जब रुपए की डिमांड बढ़ेगी तो मैंने यहां पे लिख दिया क्या हो रहा है, करेंसी डिमांड, रुपए की डिमांड क्या हो रही है। अगर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो रुपए करेंसी की डिमांड जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब सीधी सी बात है, अगर रुपए करेंसी की डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है तो रुपया करेंसी की वैल्यू भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। यानी जो रुपया करेंसी है वो कैसा हो रहा होगा, स्ट्रांग हो रहा होगा। भाई सीधी सी बात है, स्ट्रांग हो रहा होगा, है ना। सिंपल समझ में आ रहा है आपको, क्लियर। अब यहीं पे परेशानी हो जाती है दोस्तों, क्या परेशानी होती है, अगर ये स्ट्रांग हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मैं मान लूं कि $1 में मान लिया 100 रुपए हैं, आज की डेट में मान लिया मैंने कि $1 में 100 रुपए हैं और यहां ये स्ट्रांग हो रहा है। स्ट्रांग होने का मतलब अब $1 में 100 रुपए नहीं होंगे, अब तो उससे कम रह जाएंगे, 90, 80, 70, 60, ऐसा, ये तो होगा ना। जब ऐसा होगा ना तो एक कंडीशन फिर आएगी, उसको समझ लेंगे तो मैं उसका रिजल्ट यहां पे लिखूंगा। देखिए मान लीजिए $1 में 100 रुपए थे और ये करेंसी स्ट्रांग हो गई है तो जाहिर सी बात है कि अब 100 रुपए तो रहेंगे नहीं, कम हो जाएंगे, मैंने मान लिया 80 रह गए, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में ना दोस्तों बहुत सारी चीजें होंगी, क्या, सबसे पहली चीज तो ये होगी कि भैया हमारे जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है ना उन पे इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं जो माल बेच रहे थे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचिए। पहले एक विदेशी अगर भारत में $1 लेके आ रहा था तो उसे कितने का माल मिल रहा था, 100 रुपए का। अब उसी विदेशी को कितने का माल मिलेगा, 80 रुपए का। यानी विदेशियों के लिए हमारा माल कैसा हो गया, महंगा हो गया ना। यानी हमारा जो माल है वो कैसा हो गया, महंगा हो गया। इसका मतलब जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भैया कम हो सकता है ना। इसका मतलब जो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो कैसे रहेंगे, वो भैया नुकसान में रहेंगे। सिंपल समझ में आ रहा है ना, ये बात पूरी समझ में आ रही है ना, ठीक है ना, ये यहां समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, अगर इंपोर्ट की बात करें तो पहले हमारे देश के लोग 100 रुपए लेकर जा रहे थे और उनको $1 का माल मिल रहा था, अब उनको वही माल कितने मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा, यानी उनका फायदा हुआ। यानी हमारा जो इंपोर्ट है वो ऐसी कंडीशन में बढ़ सकता है। यानी हमारे जो इंपोर्टर हैं वो भैया कैसे हो सकते हैं, फायदे में हो सकते हैं। क्या ये बात आपको पूरी समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा एक बात और भी है, जब खूब सारा डॉलर हमारे पास आ रहा है तो देश में मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। देश में क्या होगा, मनी सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहां लिख देता हूं मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और हमने ये बैंकिंग वाले सीन में पढ़ा था, जब बैंकिंग चैप्टर को पढ़ा था कि जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है तब तब हमारे यहां क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। यानी इन्फ्लेशन क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। सिंपल, क्या है, समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है कि मनी सप्लाई बढ़ रही है तो हमारे देश में क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है दोस्तों बढ़ेगा। जस्ट अपोजिट इन केस, डेबिट ज्यादा हो रहा है और क्रेडिट कम हो रहा है। डेबिट ज्यादा हो रहा है इसका मतलब बहुत सारा रुपया हमारे देश में से बाहर जा रहा है, सिंपल सी बात है। अब भाई रुपया तो बाहर जाएगा नहीं, है ना, सीधी सी बात है, रुपया तो बाहर जाके बेकार हो जाना है, तो रुपया तो बाहर जाएगा नहीं, क्या जाएगा बाहर, डॉलर जाएगा। इसका मतलब यहां पर क्या है कि बहुत सारा रुपया लोग देके डॉलर ले रहे हैं और डॉलर को बाहर लेकर जा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, रुपए करेंसी की डिमांड यहां बढ़ रही थी, यहां डॉलर के कंपैरिजन में हमारी डिमांड जो है कम हो रही है, डॉलर की बढ़ रही है। ऐसे में क्या होगा, हमारे रुपए करेंसी की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी भैया, गिर जाएगी, वैल्यू गिर जाएगी। अब वैल्यू गिर जाएगी तो जस्ट अपोजिट इन केस हो जाएगा, कैसा, $1 में 100 रुपए थे तो डेफिसिट का मतलब है कि अब $1 में कितने रह जाएंगे, भाई डेफिसिट हुआ है ना, यानी हमारी करेंसी क्या हुई है, स्ट्रांग नहीं हुई है, मजबूत नहीं हुई है, हमारी करेंसी कैसी हुई है, बेकार हुई है, कम हुई है, कमजोर हुई है। इसका मतलब अब $1 में 100 से ज्यादा रुपए होंगे, मैंने मान लिया 110, ठीक है।
जब ऐसा है तो यहां पर देखिए करेंसी स्ट्रांग हुई थी, यहां पर क्या हो जाएगा, करेंसी वीक हो जाएगी, रुपए करेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, करेंसी जब वीक हो जाएगी तो फिर यही कंडीशन है। इसका मतलब यह है कि जस्ट अपोजिट होगा। अब हमारे जो इंपोर्टर हैं उन्हें नुकसान होगा, क्यों, पहले वो 100 रुपए देकर $1 का माल लेके आ रहे थे, अब उन्हें 110 रुपए देकर $1 का माल मिलेगा, यानी हमारे इंपोर्टर क्या हो जाएंगे, नुकसान में हो जाएंगे, है ना। यानी हमारा जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमारे जो इंपोर्टर हैं उनको नुकसान होगा, इंपोर्टर को नुकसान होगा। लेकिन उल्टा अगर देखें तो एक्सपोर्टर को यहां पे फायदा होगा। कैसे, पहले $1 में विदेशियों को हमारे यहां 100 रुपए का माल मिल रहा था, करेंसी हो गई डेप्रिशिएट, करेंसी हो गई डाउन, तो अब उन्हें कितने का मिल रहा है, 110 का। यानी विदेशियों के लिए हमारा माल कैसा हो गया, सस्ता हो गया, अब हमारा माल खूब बिक सकता है ना। तो हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो हो सकता है कि बढ़ जाए, एक्सपोर्ट क्या हो सकते हैं, बढ़ जाए। इसका मतलब एक्सपोर्टर को क्या हो जाएगा, हमारा फायदा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे जो गुड्स हैं, हमारा जो एक्सपोर्ट है, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। इंपोर्ट यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इंपोर्टर क्या हो रहा है, नुकसान में हो रहा है, तो हमारे करेंसी की वैल्यू जो है वो वीक हो रही है। अब करेंसी की वैल्यू वीक हो रही है तो हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, हमने जो उधार ले रखे होंगे वो भी महंगे हो जाएंगे, अब ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। पहले मान लीजिए $1 के उधार पर कितने रुपए देने थे, 100 रुपए, और अगर ऐसी कंडीशन बन गई है तो उसी डॉलर के बदले कितने देने पड़ेंगे, 110 रुपए, हमारे लिए लोन महंगे हो जाएंगे। यहां पर लोन क्या है, सस्ते हो जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन बनती है। अगर हम देखें ना तो सरप्लस और डेफिसिट एक तरीके की साइक्लिक प्रोसेस है। अगर सरप्लस होगा तो ये आगे जाकर डेफिसिट बन सकता है, अगर डेफिसिट होगा तो आगे जाकर सरप्लस बन सकता है। कैसे, देखिए सरप्लस है, सरप्लस में यहां पर देखिए, सरप्लस का मतलब क्या था कि हमारे पास पैसा आ रहा है ज्यादा, विदेशी मुद्रा आ रही है ज्यादा और जा रही है कम, बढ़िया बात है, अच्छी कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन की वजह से यहां पर देखिए एक्सपोर्टर को नुकसान हो रहा है ना, एक्सपोर्ट हमारा घट रहा है और इंपोर्ट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब इंपोर्ट बढ़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा विदेशी मुद्रा देना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट घट रहा है तो विदेशी मुद्रा कम आना शुरू हो जाएगा। यानी जैसे ही हम पे खूब सारा विदेशी मुद्रा आया तो आगे जाकर क्या होगा, हमारा पैसा ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा और बाहर से आना कम शुरू हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन अगर रही तो आगे जाकर यही क्या बन जाएगा, डेफिसिट बन जाएगा। जब डेफिसिट होगा तो फिर उल्टा चक्कर देखिए, यहां पर एक्सपोर्टर को फायदा और इंपोर्टर को नुकसान। यानी जब डेफिसिट होगा तो हमारा माल बिकना शुरू हो जाएगा, खूब सारा विदेशी मुद्रा आना शुरू हो जाएगा, है ना। यानी ये दोनों क्या है, एक तरीके की साइक्लिक प्रोसेस है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ये बैलेंस रहे, यही काम आरबीआई करता है। आरबीआई क्या करता है, जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे देश में खूब सारा डॉलर आ रहा होता है, खूब सारा डॉलर आ रहा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है आरबीआई कि उस ज्यादा आने वाले डॉलर को मार्केट से हटा देता है, यानी अपनी तिजोरी में रख लेता है। जितना भी एक्स्ट्रा डॉलर होता है वो सारी एक्स्ट्रा डॉलर को अपनी तिजोरी में रख लेता है, और जितना पैसा बाहर गया होता है, जितना रुपया बाहर गया होता है, केवल उतना डॉलर मार्केट में छोड़ता है। उससे क्या होता है, ये बैलेंस हो जाता है, तो ये आगे वाली कंडीशन नहीं होती है। इसी प्रकार से जब ये होता है कि हमारे देश में से ज्यादा रुपया चला गया होता है बाहर और हमारे देश में आता कम है, तब क्या हो रहा है, हमारे देश में जितना पैसा एक्स्ट्रा बाहर गया है उतना पैसा आरबीआई अपने पास से निकाल देता है। यानी ऐसी कंडीशन में आरबीआई क्या करता है, डॉलर को सेल करता है। ध्यान रखिएगा, आरबीआई डॉलर जो है वो सेल करता है। यानी ऐसी कंडीशन में आरबीआई डॉलर बाहर भेजता है, और ऐसी कंडीशन में जो आरबीआई है वो क्या करता है, वो डॉलर को परचेज करता है। ऐसा करता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। कैसे हो गया भैया, जितना पैसा बाहर गया था, जितना ज्यादा बाहर गया था उतना ज्यादा हमने ले आए, तो यहां पे जीरो कर दिया, यहां पर भी जीरो कर दिया। इसलिए मैंने कहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा हमेशा कैसा रहता है, जीरो रहता है।